हेमंत जी, जो बात विवेक जी ने भी कही, अनिल जी ने और प्रदीप जी ने कही, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि हिंदी पट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि उसमें हिमाचल, उत्तराखंड भी है, वो पढ़े लिखे और थोड़े समृद्ध राज्य हैं। दिल्ली और हरियाणा भी समृद्ध राज्य है, लेकिन ये जो बीमारू स्टेट्स है ये अलग ढंग से बिहेव करती हैं। और यहाँ पर वो धर्म का जो नशा है ना, जिस ढंग से आप देखते हैं कि किस ढंग से जो ऑल चीजें हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी नहीं चिपकेगी, महंगाई भी नहीं चिपकेगी, और मैं आपको बताऊं जातिगत जनगणना भी नहीं चिपकेगी। ये इशू भी इसमें नहीं चिपकेगा, आप देख लीजिएगा। अडानी भी नहीं चिपकेगा, इसके बारे में मैंने पहले कहा था। अल्टीमेटली कुछ तो ऐसा नैरेटिव आपको सेट करना पड़ेगा जहां पे भारतीय जनता पार्टी को आप बैक फुट पे धकेल सके, कुछ इनोवेटिव, कुछ अपने आप को री इन्वेंट करके। जी मैं आता हूं विवेक जी, आपके पास आऊंगा जरूर। हेमंत जी की टिप्पणी ले लो थोड़ी सी पहले में। जी जी आप कुछ कहना चाहे बोल दी। हाँ ठीक है विवेक जी बोलिए। आप जो ये बीमारू स्टेट वाला पॉइंट, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। देखिए बीजेपी का जो नैरेटिव है वो केवल गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों को अपील करता है। ये पहले आप दिमाग से निकाल लीजिए। वो ज्यादातर अपर कास्ट लोगों को अपील करता है। अपर कास्ट जो है वो प्रिविलेज लोग है, वो पढ़े लिखे लोग है। आप महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र के जितने ब्राह्मण लोग हैं उनमें 90% आरएसएस के सपोर्टर वो तो पढ़े लिखे हैं, वो तो बीमारू नहीं है। तो ऐसा नहीं है जरूरी कि वो कोई गरीब और अनपढ़ लोग जो है वही बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, उल्टा है। जो ज्यादा प्रिविलेज है वो सपोर्ट ज्यादा करते हैं, और गरीबों को तो उन्होंने घूट पिलाया है, हिंदुत्व का घूट पिलाया है, इसलिए वो उनके पीछे जा रहे हैं। जी उस बात से हम पहले सही सवाल जो है कि रियल सवाल जो है उनको छोड़कर वो हिंदुत्व के पीछे लग गए हैं, ये प्रॉब्लम है। सर उस बात को तो हम पहले से सहमत हो चुके हैं कि पढ़ा लिखा वर्ग तो सारा उनके पास जा चुका है। जो मध्यम वर्ग है, वैज्ञानिक है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, डॉक्टर है, टेक्नीशियन है, टेक्नोक्रेट है, वो तो सारे हमारे ऑलरेडी जा चुके हैं। मध्यम वर्ग तो ऑलमोस्ट 80% मैं ये कह रहा हूँ वो जा चुका है। इवन जो नया 18 से 24 का जो 4.25 करोड़ का हिंदी पट्टी का वोटर आया है, जो बिल्कुल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलता है, जो मेरा रिसर्च डॉक्यूमेंट भी था, उसमें से भी 80% वो जा चुका है सर। वहां पे बीमारू स्टेट को मैं इसलिए बीच में लेके आया हूं कि यहां से इनको स्ट्रेंथ मिलती है। इसमें ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, मध्यम वर्गीय लोग नहीं है, यहां भी हैं, वो ऑलरेडी जा चुके हैं। लेकिन जो नई क्रॉप आ रही है वो भी जा रही है, जो 18 से 24 की नई क्रॉप है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो भी उनकी तरफ जा रहे हैं। तो बीमारू स्टेट को एक नए फिनोमिना के रूप में, एक पैराडाइम के रूप में लाया हूं कि बीमारू स्टेट इनका नींव है सर। सर 200 सीटों में से 250 सीटें इनके पास हैं सर। ये फिनोमिना है, इस फिनोमिना को समझने की जरूरत है, इसको डाइसेक्ट करने की जरूरत है। हेमंत कुमार जी। जी दिनेश जी, विवेक जी से मैं भी सहमत होते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। विवेक जी ने जो कहा वो सही है। बीमारू स्टेट वाला जो पूरा जो नैरेटिव है, मैं वो उसको सामने रख करके उसको अगर ये करेंगे तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि डाइवर्जन हो जाएगा। तो सही बात यह है कि बीजेपी कहां से अपने ताकत हासिल करती है, आरएसएस कहां से ताकत हासिल करता है। इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस देश के आईआईटीज में सबसे ज्यादा कम्युनलिज्म फैल रहा है। वहां सबसे ज्यादा जातिवाद दिखाई दे रहा है। जहां ये कहा जाता है कि आप ये नॉन वेज और वेज का किचन अलग, कैंटीन अलग कर दीजिए आप। ये पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है। मुझे लगता है ऐसा कभी नहीं हुआ था। 35,000 लोगों ने आत्महत्या की है। हायर एजुकेशन से जुड़े सबसे ज्यादा लोग वहीं से है। तो हो क्या रहा है कि जो धार्मिक हिंदुत्व के जो मौजूदा दौर में जो हिंदुत्व का जो उभार है, उस उभार में जो हिंदू जन समुदाय है उसके भीतर आप देखेंगे कि एक तरह से दिल दहला देने वाला धार्मिक उन्माद आप देखिए। आप वो उन्माद जो है वो कितना डरावना है। वो उससे आप देखिए कि जो खास करके अभी पूरे हिंदी राज्यों की जो आप बात कर रहे हैं, बीमारू राज्यों की जो बात कर रहे हैं, उसमें आप देखिए अभी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के किस तरह का उन्माद पैदा किया जा रहा है और किस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। आगे आगे उसका हिरावल दस्ता बन करके यहाँ का पढ़ा लिखा अगरा तबका, अगली जाति के लोग इसको सबसे ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और उसके फोल्ड में जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उधर आप हिमाचल चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, आप हरियाणा चले जाइए, इन राज्यों में
लोगों के बीच में एक तरह से बहुत बड़े पैमाने पर गोलबंदी हो रही कि आपको वहां आना है। उस दिन अगर आप नहीं आ पाए तो फिर बाद में आइए, आपको आपके लिए गाड़ी उपलब्ध कराई जाएगी, आपके घर में अक्षत पहुंचाया जा रहा है। तो ये जो उन्माद है, वो जो आप जो बता रहे हैं कि ये हिंदी पट्टी जो है वहां आपको, और जो बीमारू राज्य जो बता रहे हैं जहां से ये इनका टारगेट है कि कैसे हमको हासिल करना है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इन चीजों का है। इन चीजों के जरिए आप ये हासिल करने की आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चिंता की बात ये है दिनेश जी, जैसा कि विवेक जी कह रहे थे, जो राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उसमें लव एंड हेट का जो नैरेटिव उन्होंने सेट किया, बाद में वो नैरेटिव पूरी तरह से वो दब गया, वो पीछे चला गया, दूसरी चीजें सामने चली आई, उसमें कंटिन्यूटी नहीं रही। दूसरी बात यह है कि इस पूरे लगभग मुझे लगता है कि कम से कम 3 दशक के दौरान कांग्रेस ने जो सबसे बड़ा उसमें हरास दिखता है कि सांगठनिक स्तर पर, संगठन के स्तर पर उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। तो आपके पास संगठन का वो फौज कहां है? दूसरी ओर जो जाति आधारित जो पार्टियां हैं, जिनको आप कहते हैं व्यक्ति केंद्रित जो पार्टियां चल रही है, वो तो एक जमाना था कि उनके आह्वान पर लोग मोबिलाइज होते थे, लेकिन संगठन उन्होंने उस तरह से तैयार नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि आप मुकाबला करने के लिए, उनकी पूरी वैचारिकी का मुकाबला करने के लिए, उनकी पूरी नफरत की राजनीति का मुकाबला करने के लिए आपके पास कोई ढांचा ही नहीं है। और इस ढांचा के अभाव में हो ये रहा है कि एक तरफा सब कुछ वन वे चल रहा है। पूरी बीजेपी की पूरी राजनीति, पूरा विभाजन की राजनीति, पूरी नफरत की राजनीति, वो पूरे नीचे तक जा रही है, उसका काउंटर नहीं हो पा रहा है। आप कहते हैं ना कि बेरोजगारी, महंगाई, अडानी, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे उस पर चिपक नहीं पा रहे हैं। उसका सीधा है, आप गांव में जाइए। पिछले साल का मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि मैंने अपने गांव में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती का आयोजन किया था। आपको जानकर ये तकलीफ होगी कि उस दौरान बहुत सारे लोग ऐसे मिले कहते हुए कि अरे उनकी जाति का नाम लेकर के ऐसे लोग, इस जाति के व्यक्ति की जयंती मनाने की क्या जरूरत है? आज की तारीख में 21वीं शताब्दी में जहां अंबेडकर सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे हैं, सबसे ज्यादा उन पर विचार मंथन हो रहा है, फिर भी ऐसे लोग हैं जो उनके खिलाफ इस मानसिकता से खड़े हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपने कहां चूक की। आजादी के बाद सांस्कृतिक नवजागरण से लेकर के और इन तथाकथित राष्ट्रवादियों के खिलाफ आपने कोई ऐसा मुहिम नहीं चलाया जो इनको किनारे किया है। आप इनके साथ संश्रय की जो राजनीति चली, उसने पूरे देश में इनको फैलने पसरने का पूरा मौका दिया। नतीजा हुआ ये कि ये तो बड़े राज्यों में, जिसको विकसित राज्य कहते हैं, जिसको विकासशील राज्य कहते हैं, और जो पिछड़े हुए राज्यों में तो कम से कम प्रतिरोध भी होता है। बड़े राज्यों में तो आप प्रतिरोध भी नहीं देखते हैं। तो ये जो पूरा कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको समझने की जरूरत है कि आप महाराष्ट्र में तो प्रतिरोध भी आप नहीं देखते। वो दौर चलन निकल चुका है जब महाराष्ट्र में भी प्रतिरोध होता था। वहां लगता है कि सब कुछ एक तरफा हो रहा है। बिहार में, यूपी में तो कम से कम प्रतिरोध भी होता है। बिहार, खास करके बिहार में तो प्रतिरोध भी दिखाई देता है कि इनके खिलाफ प्रतिरोध की ताकतें भी हैं जो लड़ रही हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिन चीजों को लेकर के हम लोग चिंतित है, उनका मुकाबला करने के लिए जो पूरी इनके पास जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसके पास संगठन का आधार क्या है? कुछ नहीं है। आप किस हैसियत से उनसे आप लड़ेंगे? आप ये जान लीजिए कि वोट आपको अगर मिल रहा है तो इसलिए मिल रहा है कि जनता इनके खिलाफ है, वो आपके साथ वोट कर रही है। आपके सजग या सचेतन प्रयास से ऐसा बहुत कम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जी।